तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग वादे के अनुसार शुरू करने वाले थे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के टिप्स आज देते हैं और कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज हम लोग समझ लेते हैं, एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक समझ लेते हैं। क्या था डाइलेक्ट्रिक? याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। संभव है इस चैप्टर में भी आगे हम डाइलेक्ट्रिक आपको बताएं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या था दोस्तों? डाइलेक्ट्रिक में हम लोग देखे थे सबस्टांस दो तरह के होते थे। सबस्टांस दो तरह के होते थे। एक होता था डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता था दोस्तों कंडक्टर। जब एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर को रखते थे तो क्या होता था? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाता था। यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते थे। यहां पर क्या इंड्यूस हो जाते थे? चार्ज। और इस कदर इंड्यूस हो जाते थे कि जितना बाहर में फील्ड होता था, इधर पॉजिटिव टू निगेटिव फील्ड का डायरेक्शन होगा, जानते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो अंदर में फील्ड हो जाता था जीरो। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में इसको रखते थे तो सारे मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करते थे, लेकिन कोई अपना न्यूक्लियस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन भागता नहीं था, बल्कि वही अपना रीअरेंज करके इस तरह से बना लेता था दोस्तों। याद है सर, इस तरह से बना लेता था दोस्तों, इस तरह से बना लेता था दोस्तों। बीच वाले तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, लेकिन बाहर में थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्ज रह जाता था और इधर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रह जाता था। अतः एक फील्ड बनता था इधर से इधर, और बाहर वाला फील्ड जब रहता था इधर से इधर। तो याद है दोस्तों। अब अंदर वाले फील्ड को हम लोग ई बोले और या ई इंटरनल बोले, और बाहर वाले को ई एक्सटर्नल बोले। तो नेट फील्ड जो होता था दोस्तों, बाहर वाला ज्यादा रहता था, अंदर वाला कम रहता। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है तो घटेगा। हम बहुत अच्छे से बताए थे क्यों ऐसा होता है। चलिए, उम्मीद है आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे, या अगर नहीं भी देखे हैं तो देख जरूर लें। अब देखते हैं, ये एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे तब ई के बराबर हो जाएगा। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर हो। अगर इंटरनल वाले को नेट ये है, अगर इंटरनल वाले को हम हटा दें, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा? एक्सटर्नल बड़ा हो जाएगा। एक्सटर्नल में से कुछ घटाए थे तब नेट के बराबर होगा था। बराबर करने के लिए यदि इसमें किसी संख्या k से गुना करें, एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए, एक्सटर्नल को बराबर, अगर एक्सटर्नल को हवा का इलेक्ट्रिक फील्ड कह दें या ई नॉट कह दें, एक्सटर्नल को हम लोग ई नॉट कह दें, तो ये स्थिति बन जाएगा दोस्तों, ये स्थिति बन जाएगा। तो अंदर जो नेट जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों E इजिकल टू एप्सिलॉन ई नॉट बाई के। और इसी के को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है दोस्तों। हम लोग देखे थे कि किसी का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते थे? वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, उसमें आपको हम बता चुके हैं।
तो देख लीजिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिख सकते हैं ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, ये लिख सकते हैं। सर हमको याद है सर, आपने बताया था, आपने सर बताया था कि बीच में यदि कैपेसिटर के डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो स्थिति क्या बन जाता है। स्फेरिकल बॉडी वाला का तो आपने देख लिया था, इसका रेडियस r था, तो कैपेसिटेंस बराबर हो गया था 4 पाई एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन मतलब कौन सी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, इसलिए कि एप्सिलॉन, इसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो मीडियम था चारों तरफ, उसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी था एप्सिलॉन, वो उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे, तो इस मीडियम का निकल जाता था रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम के अभी बताए। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं सर, तो के बराबर एक चीज और लिख सकते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई ई। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इसका कितना हो जाएगा सर, किसका, कंडक्टर का सर। तो कंडक्टर का जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड कितना हो जाएगा अंदर, तो नेट फील्ड हो जाता है सर अंदर 0, नेट फील्ड हो जाता है सर अंदर 0। तो इन सब चीजों को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट बाई ई नॉट बाई ई, ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 0, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। और हवा में कितना रहता है सर, तो हवा में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही का उतना ही, तो कितना हो जाएगा 1, हवा में हवा का 1 हो जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में हम रखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, और साथ में डाई इलेक्ट्रिक भी थोड़ा सा समझ लिए डाई इलेक्ट्रिक भी। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है मैग्नेस क्लासेस बाय दीपक सर। तो चलिए, ये तो पहला हम लोग देख लिए, कैपेसिटर नहीं है लेकिन कैपेसिटी तो सब में होता है। तो स्फेरिकल का जिसका रेडियस r है 4 पाई एप्सिलॉन r इक्वल टू c। अब कंडीशन 2 में देखेंगे, हम लोग सब देख लिए थे, ये एक कैपेसिटर है सर, ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको मुख्य रूप से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हम लोग पढ़ते हैं। सर देख लिए थे हम लोग, अगर आप नहीं देखे तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए थे सर, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए थे जिसका थिकनेस d था। अगर दोनों प्लेट के बीच का दूरी d है, अगर दोनों प्लेट के बीच का दूरी d है, तो क्या होता था सर, देख लीजिए, तो क्या होता था, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर सर नेगेटिव चार्ज। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहां से यहां तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाकर के देखे थे कितना वर्क डन होता है, उससे निकल गया था हमारा V। और दूसरा, इस पर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर इसका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, और इस प्लेट का एरिया A और इसका भी A था, तो हम लोग क्या निकाले थे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। ये निकाले थे सर, याद है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस 1 बाई एप्सिलॉन R। और इसको ऐसे कर दीजिए,
सॉरी यहाँ टी भी हो जाएगा, गुना होगा टी से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए इसका ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। क्या सर अगर पूरा ये भरा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक से, ये तो केस सेकेंड हो गया। केस थर्ड में सर अगर ये पूरा डाई इलेक्ट्रिक से भरा हुआ हो सर, ऐसे ना करके पूरा भरा हुआ हो ऐसे, तब क्या होगा सर? पूरा अगर डाई इलेक्ट्रिक से भरा हुआ हो तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है सर, सेम फॉर्मूला है, C = एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। अब बाई 1 भी कर सकते हैं, बाई 1 भी कर सकते हैं। 1 इसलिए कि D माइनस T हवा वाला जगह था, पूरा D था, उसमें से T घटाए तो खाली जगह निकल गया, और हवा वाला का रिलेटिव परमिटिविटी अभी बताए 1 होता है, और जो T है सर, T है ये अंदर वाला, इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R था, एप्सिलॉन R लिख दिए, एप्सिलॉन R लिख दिए। क्या सर अगर इसको पूरी तरह से भर दिया जाए डाई इलेक्ट्रिक से, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो, तब क्या होगा सर? तब होगा बाबू देख लो, सेम फॉर्मूला आएंगे। अब D के जगह पे, T के जगह पर भी D हो जाएगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक का मोटाई भी D के बराबर हो गया है, हो गया है। अब T के जगह भी D कर देंगे सर, D कर देंगे सर। अब हो जाएगा सर C = ये तो पूरा 0 हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन A बाई D, क्योंकि अभी तो पढ़े हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट = एप्सिलॉन R। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इस मीडियम का, इस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी बराबर होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये हो गया सर, तो ये तीसरा हो गया सर। तो सर आपने तो कहा था कि न्यूमेरिकल बताएंगे, हाँ तो न्यूमेरिकल टाइप पे, ये न्यूमेरिकल टाइप सी है। अब न्यूमेरिकल टाइप्स पे थोड़ा सा हम आते हैं, चौथे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। क्या सर इसका पोजीशन हम चेंज कर दें, इधर कर दें या इधर कर दें या इसमें चिपका दें, तब क्या कुछ हो सकता है? तब क्या कुछ हो सकता है? आप जरा गौर से देखें, इसमें पोजीशन का कहीं कोई मामला है कहीं कोई मामला नहीं। अरे भाई डाई इलेक्ट्रिक के पोजीशन चेंज करने से डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक के पोजीशन चेंज करने से डी तो चेंज नहीं होगा, रिलेटिव परमिटिविटी भी चेंज नहीं होगा, एरिया भी चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, अतः ये चेंज नहीं होगा। या तो चाहे आप इसमें चिपका दें, आप इधर इसमें चिपका दें, चेंज नहीं होगा। अच्छा, चिपकाने से एक बात दिमाग में आती है, एक बात दिमाग में आती है। चौथा आप लिख सकते हैं, चौथा आप समझ सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का पोजीशन के साथ कोई रिलेशन, सॉरी कैपेसिटेंस का डाई इलेक्ट्रिक के पोजीशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अतः पोजीशन चेंज करने से इसको इधर डिस्प्लेस कर दें या इधर डिस्प्लेस कर दें, कैपेसिटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं। तो सर चिपकाने से एक बात दिमाग में आता है, क्या आता है सर? पांचवा में सर यदि चिपका देते हैं इसको तो क्या फॉर्मूला चिपका देते हैं, इसका T थिकनेस है और इसका D माइनस T है सर। आप चाहें तो इसको दो अलग अलग कैपेसिटर के रूप में जरूर देख सकते हैं, दो अलग अलग। कहते कैसे कैपेसिटर? सीरीज में कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर जिसमें ये फॉर्मूला डेराइव किए थे हम, उस तरह से भी इसको आप डेराइव कर सकते हैं। यहां से यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग, यहां से यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग, कुल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद कीजिए
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इतना बाय के, यानी कि एप्सिलॉन आर। तो ये कितना था एक्सटर्नल वाला? एक्सटर्नल वाला था सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसमें एप्सिलॉन आर से गुना कर देंगे तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो उस हिसाब से भी अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान के, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को E1 मान के, और दोनों में हम लोग दूरी से गुना करके पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों का पोटेंशियल जोड़ देंगे जो कि अलग अलग होगा। तो अलग अलग पोटेंशियल सब किसमें होता है? अलग अलग पोटेंशियल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए 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 कैसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इसका पोटेंशियल कितना, तो इसका पोटेंशियल D माइनस टी, और इसका पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल T। अब दोनों पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2 और सिग्मा इंटू A से डिवाइड कर दीजिए और देखिएगा तो ये रिजल्ट, और देखिए ये रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा। या फिर सीरीज में जोड़ दीजिए। सर सीरीज में जोड़ते हैं सर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर हमारा देख लीजिए, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर ऐसा होता है सर। तो क्या सर इससे भी सेम रिजल्ट आएगा? इससे भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने तो बताया था पोजीशन चेंज की, इसमें बीच में भी रखते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जी, तो इसका दूरी है D माइनस टी, यही वाला तो है, और इसका दूरी है T। अब आप निकाल लीजिए, C1 के जगह पे इसमें इसका कितना है? इसका हो जाएगा C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी। नीचे दूरी ही तो लिखते हैं, तो D माइनस टी है इसका दूरी। एप्सिलॉन नॉट जब पूरी तरह से भरा हुआ था तब याद कीजिए, अभी तो बताया जब पूरी तरह से भरा हुआ है एप्सिलॉन आर A बाई D, दोनों के बीच दूरी कितना है? T। तो क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 का उल्टा है ना, ये 1/c1 है, तो D माइनस टी ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A नीचे रह जाएगा, प्लस T एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन R। ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको हम लोग सीधा समझ लेते हैं। सीरीज में जोड़ दिए हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो सीरीज में जोड़ के हम लोग बना सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट A को, तो क्या सर आ जाएगा D माइनस टी अब प्लस T बाई एप्सिलॉन आर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन 1/c इक्विवेलेंट तो नहीं निकालना, हमको निकालना है क्या? C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट एक बार फिर पलटेंगे तो आ जाएगा हमारा रिजल्ट एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी बटा 1 भी लिख सकते हैं, और प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। क्या सर सेम रिजल्ट आया? हाँ आया। तो जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को बीच में या कहीं भी चिपका के ऐसे डालते हैं, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा और यहाँ से यहाँ, दोनों में अलग अलग काम होगा। आप देख लीजिए मेरा पिछला वाला लेक्चर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें ये समझ में आया कि ये पोटेंशियल कैसे हुआ और ये पोटेंशियल कैसे हुआ, और दोनों पोटेंशियल जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल कैसे होगा, और Q से फिर टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे तो Q बाई V इक्वल टू C आ जाएगा। तो चलिए ये था कंसेप्ट। सर यदि इसमें किसी भी कंडक्टर को हम लोग डाल दें, पूरा डाल दें, या इस तरह से बीच में कहीं डाल दें, तब क्या हो सर? तब क्या होता है देख लीजिए।
देख लीजिए, आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। व्हेन कंडक्टर इज इंसर्टेड, कंडक्टर को जब घुसा दिया जाता है तो पहला केस में तो T इक्वल टू डी हो जाए तब क्या हो, T इक्वल टू डी हो जाए तब क्या हो, T इक्वल टू डी हो जाए तब क्या हो। उस स्थिति में आप देख सकते हैं, अरे भाई इसका मोटाई और आपके कंडक्टर का मोटाई जब बराबर हो, इसके बीच की दूरी और कंडक्टर की मोटाई बराबर हो जाए तो एक लोहे का प्लेट बन जाएगा कि नहीं, एक गुड कंडक्टर बन जाएगा कि नहीं, इसका थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होगा कि नहीं, तो होगा सर, होगा। अच्छा, तो इसको इस फॉर्मूले पे हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो सर हम लोग लोहा जो है कंडक्टर है, कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है सर, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, हम लोग अभी क्या देखें रिलेटिव परमिटिविटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। तो देख लीजिए इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठा करके इसको देखेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी और टी तो दोनों बराबर हैं, डी और टी तो दोनों बराबर हैं, इसमें बैठा देते हैं तो d माइनस टी इक्वल टू 0 प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये वाला 0, तो यानी कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय 0, यानी कि C इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटेंस इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि ये एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, नथिंग मोर देन दिस, इट बिहेव्स एज अ कैपेसिटर, सॉरी रेसिस्टर, ये केवल करंट को पास करने देगा, ये धातु का टुकड़ा होगा। अब सर केस 2 में सर अगर केस 2 में T इज स्मॉलर देन D, तब क्या हो, तब सर क्या हो, देख लीजिए हमने आपको बताया है दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, ध्यान से समझिए, ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, अब आप देखिए खुद ब खुद इस पर निगेटिव इंड्यूस हुआ कि नहीं, और जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव इंड्यूस होगा, क्योंकि ये कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जितना पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा या सरफेस के इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अच्छा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही यहां पर इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस छोर को हम लोग अर्थिंग कर देंगे। अब आप ही जरा देखो ध्यान से, सबका चार्ज बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा बराबर, बीच में हवा होगी, होगा, तो आप इतना बड़ा कंडक्टर से इस कैपेसिटर को जोड़िए या पतला तार से जोड़िए, बात बराबर है, बात बराबर है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों का चार्ज बराबर है कि नहीं है, दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो दो अलग अलग कैपेसिटर हो गया कि नहीं है, बीच में हवा हो गया कि नहीं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन का तो हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर, अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस T यदि है तो, और इसका एक्स है, इसका Y है, तो कैसे निकाले भाई, कैसे निकाले, तो देखें आराम से निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं और अलग अलग फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो जब सेम फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे तो देख लीजिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ना समझ करके इसको एक कंडक्टर हम लोग समझते, कंडक्टर समझते, तब क्या फार्मूला होता, जरा इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, तो पूरा दूरी मान लिया D है, तो D माइनस T कर दिया, D माइनस T। अच्छा, और ये हवा है तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी प्लस T बाई एप्सिलॉन R, इसका रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है, कितना बताए थे, कितना बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी कितना बताया था इसका, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमने बताया था इन्फिनिटी,
अब इंफिनिटी से टी को डिवाइड करेंगे, जरा आप सोचिए ये इस तरह से होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अच्छा, d माइनस टी के जगह पर आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a बटे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए इसको कि इतना इसका कैपेसिटेंस हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। हम लोग अभी देखें एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, देखे कि नहीं देखे। और ये किसके बराबर था, ये था बराबर E बाई ई नॉट इज इक्वल टू के। तो हम लोग अभी देखेंगे, अब जरा देखते हैं इसको कि अगर इनको, ये धातु का प्लेट है, ये पूरा भी कंडक्टर है, एक पतला तार भी लगा देंगे तो कंडक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये देखिए सीरीज हो गया। तो सीरीज में क्या सर सेम रिजल्ट आता है, देख लीजिए सीरीज में सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, समझ लिए। अच्छा, अब जब इसको समझ लिए तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1, तो 1/c1 की जगह पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन c1 मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट a बाई x, ये x है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d होता है, प्लस 1/c2 की जगह पर एप्सिलॉन नॉट a बाई y हो गया। अब जरा इसको देखें हम लोग, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x अब c इक्विवेलेंट देखेंगे सर, तो हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन निकाल देंगे, अब बटे हो जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर होगा ना d माइनस टी, हो गया। तो इस सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, अगला पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं कि सर यदि पांचवा इसको छठा मानते हैं, तो सातवां पॉइंट क्या हो सकता है सर, सातवां पॉइंट हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, पहले देख लीजिए, कहता है कि अगर एक ना होकर के बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, ऐसे करके सर, तब क्या होगा, बहुत सारा डाला हुआ है तब क्या होगा। और ये खाली भी यहाँ एक है, इसमें एयर है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, इसका एप्सिलॉन R1 है, इसका एप्सिलॉन R2 है, इसका एप्सिलॉन R3 है, इसका एप्सिलॉन R4 है, ठीक है। इस तरह से इसका T1, इसका T2, इसका T3, इसका T4। तो जरा देखिए एक बार देखिए, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, केवल आराम से समझने की कोशिश करना है, एक बार देखना है ध्यान से, नहीं सर बार हम लोग देखेंगे, बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने का चीज है हमारा दिल तुम्हारा। देखिए देखने का चीज है, इसको ध्यान देंगे, इसका देख लेंगे कि इस फॉर्मूले पे यदि हम लोग आए, किस फॉर्मूले इस पे, अब अगर सेम तर्क के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्या एप्सिलॉन नॉट a, अगर एरिया a होता, अब इसको लिख सकते हैं, हवा वाले को लिख सकते हैं d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn लिख सकते हैं, इतना बाई 1,
प्लस T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस Tn बाई प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई एप्सिलॉन Rn। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर इसमें आपको दिक्कत है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से ले जाकर देखिए कितना फील्ड है और कितना काम होगा, पोटेंशियल सबका अलग अलग निकाल के। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो हो गया सर, सबका सीरीज कॉम्बिनेशन करके जोड़ देंगे। तो ये था दोस्तों, ये जब बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हों तब। क्वेश्चन अब देखते हैं 7वां के बाद, ये आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 7वां के बाद देखते हैं आगे देखते हैं कि अगर 8वां में हम लोग पहुंचे, 8वां में पहुंचे दोस्तों, इसे मान लीजिए कैपेसिटर है और इसको मान लिया ये 3 भाग में बांट दिया। इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3, ठीक है। और मान लिया टोटल एरिया A है, इसका A/3, मान लिया इसका A/3 और इसका भी A/3, कुछ भी हो सकता है, अपना बांट देंगे। चलिए, ये फॉर्मूला को हम लोग बचा करके रखेंगे कि इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करें, देख लेते हैं। देखना क्या है सर, जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं देख लीजिए, जो भी नहीं होगा। अब देखते क्या है हम लोग कि जरा आप ध्यान से इसको देखें, क्या एक ही जगह से इसका पॉजिटिव तार और इसका नेगेटिव तार लगा हुआ है, तो सारे का पोटेंशियल एक जैसा। मान यहाँ पर पोटेंशियल V1 है तो इसका भी पोटेंशियल V1, इसका भी पोटेंशियल V1, क्योंकि एक ही तार से ये तीनों जुड़े हुए हैं। और इसका भी पोटेंशियल मान लिया -V1 है तो इसका भी -V1, इसका भी -V1, या V0 है तो V0। मतलब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। किसका डिफिनेशन है जरा बताओ तो, किसका डिफिनेशन है? हाँ सर, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर डिफिनेशन है, पैरेलल का है। अच्छा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन है दोस्तों, तो देख लेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो सर क्या बदला है? कुछ बदला नहीं है सर, बदला है सर एरिया जो बदल गया है सर, एरिया जो बदल गया है। ये A/3 है, ये A/3 है, ये A/3 है। इसमें बीच में आप इसको भी बदल सकते हैं, D को भी बदल सकते हैं, लेकिन यहां फिलहाल D बदला नहीं है। इसका भी D, इसका भी D और इसका भी D। इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3। चलिए, सबका पोटेंशियल बराबर है कि नहीं है? तो पोटेंशियल बराबर है, तो अब एक चीज देखेंगे हम लोग कैपेसिटेंस में देखे होंगे कहीं चार्ज जो होता नहीं है ना, चार्ज का डेंसिटी है कहीं कुछ नहीं, चार्ज के बारे में कहीं कुछ नहीं, तो चार्ज के बारे में विचार नहीं करेंगे। बस इतना देखें कि सबके एक्रॉस पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब कि सारे पैरेलल में है। अच्छा, अब पैरेलल का क्या होता है? C को वैल्यू नीचे कर, जरा देखो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस C कर देते थे। अब C3 तक ही विचार करना है। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/3, कहिए ऐसे का है, इसलिए कि जब पूरी तरह से भरा हुआ होता था तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और फिर एरिया लिखे, तो एरिया तो हो गया A/3 और बाई D, सीधा जोड़ देते थे। R1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/3
अब बटे डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 और a/3/d। अब जरा देखो तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू 1/3 और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3। बस इस तरह से करके, ये तो क्या था सर, ये तो पुराना वाला कैपेसिटेंस था सर, इतना गुना बढ़ गया सर। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, इतना गुना बढ़ गया है। अब इसमें विभिन्न तरह के लोग चीजों को डाल करके और देखेंगे, डाल करके हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए समय थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को हम लोग जारी रखेंगे। हम समझते हैं यहां तक चीजों को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन ये 1996 में आया था आईआईटी में, आईआईटी का क्वेश्चन है दोस्तों। मान लिया एक कैपेसिटर है दोस्तों, और ये कैपेसिटर जो है कुछ इस तरह से है, मतलब ये कि इसका एरिया ऐसे है, इसका एरिया ऐसे है, ये है। अब ये जो कैपेसिटर है इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, इसकी चौड़ाई b है, इसकी लंबाई जो है कुल लंबाई l है। अब कहता है कि इसमें स्कीमेटिक डायग्राम पे आते हैं, इसको बाद में हम लोग समझ लेंगे। चलिए इसमें देखते क्या है हम लोग कि ये जो है दो डाइलेक्ट्रिक इसमें भरे हुए हैं इस तरह से, यहां पर एंगल है थीटा, ठीक है। ये K2 है और ये K1 है, ठीक है। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ इस तरह से दिया, इसका कुल लंबाई है इसका L है इसका कुल लंबाई। अब हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि जरा एक हम लोग बहुत छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, इस तरह से, और इस छोटे से टुकड़े, इतना छोटा टुकड़ा है कि ये लगभग सीधा हो गया है, इतना छोटा है। और छोटा करते जाएंगे तो ये और सीधा होता जाएगा, और छोटा करते जाएंगे तो ये dx चौड़ाई की है, ठीक है। अच्छा, ये अगर dx है तो इसकी दूरी हम लोग कहां ले लिए, इंटीग्रेशन से बनाएंगे कि ग्रेजुअली इंक्रीज करें, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, मान लीजिए x। चलिए अब इसको बना रहे हैं। दिया हुआ क्या है कि दो डाइलेक्ट्रिक हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, दूसरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है पहला का, दूसरा का K2 है, दोनों के बीच का एंगल यहां पे थीटा बन रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई तो इस तरह से होगा दोस्तों, इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से होगा। तो ये जो इसकी चौड़ाई हुई, ये तो लंबाई l दिया हुआ है, ये जो है दोस्तों इसमें जो भरा हुआ है ये तिरछा करके भरा हुआ है, इस तरह से तिरछा करके भरा हुआ है, और यहां एंगल थीटा बन रहा है। ये l जो है आप देख रहे हैं किताब की लंबाई, ये चौड़ाई भी तो कुछ होगा, ये एरिया भी कुछ होगा। तो हम लोग यहां पे कोई एक टुकड़ा ले लिए, इतना छोटा टुकड़ा ले लिए हैं दोस्तों कि ये लगभग सीधा हो गया है। अब देखिए ये अगर x है तो जाहिर सी बात है, तो सिंपली आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा x tan थीटा। अगर इसकी कुल चौड़ाई d है, कुछ तो होगा दूरी जो d है, तो ये हो जाएगा x tan थीटा। तो निश्चित बात है ये हो जाएगा d माइनस x tan थीटा, यहां से यहां तक दूरी हो गया d माइनस x tan थीटा, क्योंकि हो जाएगा x tan थीटा। अरे भाई tan थीटा बराबर तो लोग जानते हैं p बाई b, मान लिया a है,
मान लिया ये P है, ये Q है और ये R है, तो tan थीटा इक्वल टू QR बाई एक्स तो होगा और x tan थीटा इक्वल टू QR तो होगा। हाँ सर इतना तो समझते हैं सब, चलिए बाकी बच जाएगा d माइनस एक्स tan थीटा। अब जरा इस पर ध्यान देंगे, अब जरा इस पर ध्यान दें, ये क्या दो कैपेसिटर बन गए, दो कैपेसिटर बन गए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसका K1 है, बन गए, दो बन गए, दोनों सीरीज में जुड़े हुए। क्यों सीरीज में जुड़े हुए हैं? हाँ ये बात है, यहां से ये प्लेट है तो यहां से पोटेंशियल लगा हुआ है, इसके नीचे से इसके ऊपर से लगा हुआ है। तो जब लगा हुआ है और यहां से बीच में से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए दोस्त, ये दोनों सीरीज में हो गए, अब सीरीज में हो गए तो सीरीज वाला का कैसे निकालते हैं सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीरीज में हो गए, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जब सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो क्या होंगे, ये दोनों सीरीज में हो गए। जब सीरीज में हो गए तब इसको लिखेंगे 1 बाई डी इक्विवेलेंट लिखते हैं, छोटा इक्विवेलेंट क्योंकि छोटा कैपेसिटर है, इक्वल टू 1 बाई डी C1 प्लस 1 बाई डी C2, ऐसे करके लिखते हैं। हाँ सर ऐसे करके लिखते हैं। अब इसको जरा मिटा दें यहां से, अब मिटा के हम लोग देखते हैं कि C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 बाई डी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई डी C1 क्या हो जाएगा। तो C1 के जगह पर जरा सा देखते हैं, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी तो होता है C इक्वल, तो डी C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो उसका सर ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट K1 और एक जगह पर क्या रख दे सर, एक जगह पर क्या रख दे, तो एक जगह पर दोस्तों लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एक जगह पे, जरा देखें तो एक जगह पर क्या रख सकते हैं। एक जगह पे दोस्तों हम लोग रख सकते हैं, यहां पे एक जगह पर भी यही छोड़ दीजिए, चलिए। तो इसका हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K1 और इसका लिख देते हैं मान लिया A1 इंटू डी के जगह पर क्या लिखें, डी के जगह पर क्या लिखें। तो जरा आप समझिए, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे देख लीजिए, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो डी के जगह पर तो यही लिखाएगा, ये लिखाएगा, तो ये लिखाएगा। तो अब आप देख लीजिए डी के जगह पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू K1 और डी के जगह पर लिखेंगे x tan थीटा, यहां पर लिखेंगे x tan थीटा। चलिए उल्टा करके लिखना था ना, उल्टा करके लिखना था। अब dC2 बराबर क्या लिखे, तो dC1 और dC2 बराबर क्या लिखे, तो एप्सिलॉन नॉट K2 A2 बाई इसका d अलग है, तो कितना है इसका d, इसका d है d माइनस एक्स tan थीटा, तो लिखेंगे d माइनस एक्स tan थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स tan थीटा और बाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू 8। अब बात आती है कि A1 और A2 क्या है। अब यहां समझेंगे A1 और A2 क्या है। तो आप जरा देख लीजिए इसका एरिया देख लीजिए। प्लेट का तो ये एरिया होता था ना, प्लेट का तो ये एरिया होता था ना, तो इसका एरिया कहां चला गया, ये तो अंदर तक है ना, अंदर तक है। तो जरा देख लीजिए, इसकी चौड़ाई है दोस्तों, इसकी चौड़ाई है B और ये कितना है, ये जो है ऊपर तक गया हुआ है,
ये है कितना b अब इंटू ये कितना है dx। तो क्या हो जाएगा सर b dx हो जाएगा सर, तो हाँ हो जाएगा, तो b dx और यहां भी b dx, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है दोनों का एरिया। ये पूरा आपका एरिया है, आप इसको फाड़िए मत बीच में, क्योंकि ये कैपेसिटर है, ये आपका पूरा एरिया है dx है, ये पूरा चौड़ाई और लंबाई कितना है तो b dx इसका एरिया हो जाएगा और इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का बराबर एक ही है। चलिए अब निकालेंगे dc इक्विवेलेंट, पलट देंगे इसको, dc इक्विवेलेंट तो इसको पलट देंगे, तो पलटने से क्या हमारा इक्वेशन बन जाएगा। चलिए पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/dc इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका k2x tan थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो प्लस k1 क्योंकि एप्सिलॉन नॉट b dx है, एप्सिलॉन नॉट b dx तो है, k1 d माइनस x tan थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट k1 k2 b इंटू dx। अच्छा अब देखते हैं b इंटू dx, ये b इंटू dx तो ये छोटा एरिया हो गया, d a भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब यहां के बाद हम लोग जब इसको पलटते हैं तो क्या हमारा बन जाता है, जब इसको पलटते हैं तो क्या बन जाता है जरा देख लें। अब इसको तोड़ के देख लेते हैं, 1/dc इक्विवेलेंट k2x tan थीटा प्लस k1d माइनस k1x tan थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट k1 k2 b dx। समझ में आ रहा है समझ में। अब देखते हैं जब इसको 1/dc इक्विवेलेंट लेते हैं तो x tan थीटा वाले को बाहर निकाल देते हैं, x tan थीटा वाले को बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास जो बचता है k2 माइनस k1 बच जाता है, इसका और इसका देख लीजिए, ये और ये, और प्लस k1d बाई एप्सिलॉन नॉट k1 k2 b dx। अब इसको पलट देते हैं dc इक्विवेलेंट तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k1 k2 बाई इंटू dx बाई हो जाएगा x tan थीटा k2 माइनस k1 प्लस k1 इंटू d। अब आप जरा सोचिए कि जब हम लोग को c को वैल्यू टोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो c इज इक्वल टू, इधर मिटा दें c इज इक्वल टू, उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे, सब छापते नहीं सर, समझते हैं सर, हाँ समझिए, छाप भी लिया कीजिए कभी क्योंकि सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट k1 k2 बाई अब क्या है, x के साथ गुना में क्या है, ये है गुना में, तो निकल जाएगा tan थीटा k2 माइनस k1। अब इसका तो लॉग हो जाएगा, अब तो इसका लॉग हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी यहां से यहां तक 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेट करेंगे, dx वेरिएबल है, 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेट करेंगे तो log e में क्या निकलने वाला है आपका, log e में आपका क्या निकलने वाला है, x tan k2 माइनस k1 x tan k2 माइनस k1 अब प्लस k1d, ये तो निकलने वाला है सर 0 से लेकर के l तक,
क्या इसको भी मिटा दें? क्या इसको भी मिटा दें? तो हाँ सर, इधर मिटा सकते हैं, इधर मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए समय कुछ ज्यादा ही हो रहा है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 K2 tan थीटा के जगह पर लिख सकते हैं P by B, यानी P के जगह पर D और B के जगह पर L। तो L के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या यहाँ बचा था सर? B dx शायद बचा हुआ था, B dx बचा हुआ था। तो B था, B था, शायद B था। हम लोग रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, शायद B था। हाँ जी, B था, हाँ B था। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, अब हम लोग ध्यान देंगे कि एप्सिलॉन नॉट K1 K2 B और D बाई L के जगह ऊपर लिख देंगे। P बाई B 1 P बाई B, तो B की जगह पर पूरा L है, ऊपर लिख देंगे tan थीटा की जगह पर, हो जाएगा K2 माइनस K1। चलिए इसका लेंगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यू कहां पुट करेंगे? जहां पर वेरिएबल होगा। तो जहां पर वेरिएबल होगा तो log E और वेरिएबल है L tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो D बाई अच्छा D बाई हम लोग ले लेंगे L, D बाई ले लेंगे L। तो K2 माइनस K1 प्लस K1 D माइनस log E, यहां पर 0 तो पूरा 0। अच्छा ये हो जाएगा 0 हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा यहां के बाद log E और x के जगह पे 0, और फिर यहां तो लगेगा ही नहीं, अब प्लस K1D, तो प्लस K1D ना, तो प्लस K1D। चलिए ये हो गया। अब क्या हो सर यहाँ के बाद अब क्या हो? तो C को वैलेंट इज इक्वल टू, कहिए B इंटू L बराबर एरिया हो जाएगा प्लेट का, पूरा B और पूरा L, B हो गया, पूरा L हो गया। एरिया एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 बटे K2 माइनस K1 इंटू L से L कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे log E K2 माइनस, अच्छा तो log D तो बच ही गया ना, D K2 माइनस K1 log D K2 माइनस K1 अब प्लस K1D माइनस log E और हो जाएगा K1D। ये तो कर सकते हैं सर। चलिए C इक्विवेलेंट बराबर अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 माइनस K1, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंसेप्ट लगाएंगे log अब ये जो है D K2 माइनस D K1 प्लस K1D, ये हो गया, माइनस log K1D। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं, इससे K1 इससे ये कैंसिल हो गया, C इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 बाई K2 माइनस K1। अब यहां देख लेते हैं, ये हो गया log D K2 माइनस log D K1। ये अब तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं, log जब घटाव में हो तो भाग में आ जाता है,
और अब हमारा फाइनल रिजल्ट होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 बाई K2 माइनस K1। और इसके जगह पे तो C लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्वल टू C होता है, C लिख सकते हैं। और यहां पर लिख सकते हैं log dk2 बाई dk1। d से d मर गया। अब C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये अगर पुराना वाला C नॉट है आपका तो हो जाएगा K1 K2 माइनस K1, माफ कीजिएगा K1 log यहां बेस ई कर ही दीजिए K2 बाई K1। ये हो गया आपका रिजल्ट। आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कै गुना बढ़ा पुराने वाले से, तो इतना गुना आपका इतना गुना बढ़ गया है, पुराने वाले से इतना गुना बढ़ गया है। तो दोस्तों ये था आज का रिजल्ट। IIT 1996 का क्वेश्चन है और IIT और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारा हम लोग पैरेलल सीरीज को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उससे ढेर सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला लेक्चर में देखेंगे जरूर आप। और हम लोग अगला बार में प्रैक्टिस भी करके आएंगे और कई न्यूमेरिकल्स का डाइलेक्ट्रिक वाला। आज तो टाइम नहीं मिला, ज्यादा टाइम हो गया। तो आप बने रहिए, देखते रहिए चैनल मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। दैट्स ऑल, थैंक यू।